यह है बेडरूम। इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। हमारा हरियाणा विद्यामृतम शारदा नमन विद्यामृतम बढ़ते कदम खुल रहा राजीव गांधी शिक्षा का शहर उठ रही हरियाणा में शिक्षा की लहर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान भी अब होंगे यहाँ IIT दिल्ली का हाँ कैंपस भी होगा यहाँ खुलेंगे विश्व स्तर के विश्वविद्यालय जहाँ छात्र गुणवत्ता परक शिक्षा पाएंगे यहाँ मेडिकल आर्किटेक्चर लॉ और अन्य उच्च शिक्षा के कॉलेज होंगे। हरियाणा में गूंजा शिक्षा का शंखनाद है। विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन कैंपस है आ रहा सोनीपत राई में, जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपिंदर सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा महान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर अज्ञात शख्स ने फेंका जूता। सिंध हाई कोर्ट में पेश होने गए थे मुशर्रफ की सुरक्षा बढ़ाई गई। 2014 से पहले लोकसभा चुनाव के संकेत, पीएम बोले यूपीए से अलग हो सकती है सपा। पीएम के बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज। सपा नेता राम आत्रे ने पीएम पर साधा निशाना, तो बीजेपी ने कहा सरकार की तबीयत है खराब। शीला बनाम केजरीवाल की लड़ाई का 7वां दिन आज। अरविंद की सेहत में लगातार गिरावट, शरीर में पानी की कमी से कीटोन लेवल बढ़ा। और दिल्ली एनसीआर में फिर बदला मौसम का मिजाज। राजधानी और आसपास के इलाकों में हुई झमाझम बारिश। मौसम विभाग का दावा, रविवार तक रहेगा मौसम खराब। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर जूता फेंकने की घटना सामने आई। सिंध हाई कोर्ट में पेश होने आए पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ पर अज्ञात शख्स ने जूता फेंका है। इस घटना के बाद पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। कोर्ट में पेशी के बाद अपने समर्थकों और पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट से बाहर निकलते वक्त किसी ने उन पर जूता उछाल दिया। आपको बता दें कि वकील पहले से ही कोर्ट के बाहर उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तो पाकिस्तान के सिंध कोर्ट में जब वो पेश होने जा रहे थे, इसी दौरान एक अज्ञात शख्स ने उन पर जूता फेंका। सिंध कोर्ट से बाहर आ रहे थे मुशर्रफ, आज उन्हें यहां पर पेश होना था। जैसे ही वो बाहर आए, वैसे ही एक शख्स ने उन पर जूता फेंक दिया। आपको बता दें कि कोर्ट से राहत मिलने के बाद आखिरकार पाकिस्तान वापस लौट आएंगे पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, जो इस बार चुनाव में हिस्सा लेने और जीत दोनों का ही मजबूत दावा कर रहे हैं। तो इससे पहले कई भारतीय नेताओं के साथ इस तरीके की घटना हुई है। अमेरिका में भी ऐसी घटना दिखी है और अब पाकिस्तान में इसे दोहराया गया, जब एक शख्स ने सिंध कोर्ट से बाहर निकलते वक्त
पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर जूता फेंक दिया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समाजवादी पार्टी पर दिए गए बयान के बाद देश की राजनीति अब और गर्मा गई है। प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव सरकार से समर्थन खींच सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि मुलायम अगर समर्थन वापस खींच ले तब भी उनकी सरकार गिरने वाली नहीं है। मनमोहन सिंह का बयान इसलिए अहम है क्योंकि मुलायम सिंह यादव के तेवर लगातार तीखे हैं। वो लगातार कांग्रेस को कोस रहे हैं और बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। तो पीएम का यह बयान है। उन्होंने साफ संकेत दिए कि सपा कब हाथ खींच ले यूपीए 2 से कहा नहीं जा सकता, लेकिन तैयार रहना चाहिए। उसके बावजूद उन्होंने बहुत दो टूक लहजे में यह भी स्पष्ट किया कि अगर सपा साइड हो भी जाए, वो यूपीए 2 से अपना दामन छुड़ा भी ले, अपना साथ छुड़ा भी ले, उसके बाद भी सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। सरकार पर किसी तरीके का कोई संकट नहीं है। वो तब भी पूर्ण समर्थन के साथ जितना बहुमत होना चाहिए आंकड़ों के उतने ही लक्ष्य के साथ बरकरार रहेगी। Not a once for all setup that we are seeking by way of reform. Reforms certainly have to take into account the fact that we don't have the majority to get Parliament to approve some of our reform proposals. So we are certainly dependent on the goodwill of our allies, and I would be the last one to deny that there are uncertainties, but even then we are confident that the reforms that matter and which are going to yield results in the next few months, we will be able to push them. आइए अब सुनाते हैं उन सभी बयानों को जिन पर अब तक विवाद बरकरार है और जिन बयानों को लेकर सरकार और समाजवादियों के बीच जमकर राजनीतिक लड़ाई जारी है। Not a once for all setup that we are seeking by way of reform. Reforms certainly have to take into account the fact that we don't have the majority to get Parliament to approve some of our reform proposals. So we are certainly dependent on the goodwill of our allies, and I would be the last one to deny that there are uncertainties, but even then we are confident that the reforms that matter and which are going to yield results in the next few months, we will be able to push them through. प्रधानमंत्री जी इस बात को जानते हैं कि जो जनता से उन्होंने चुनाव के पहले वादे किए थे और सरकार बनने के बाद भी जो बीच बीच में वादे करते रहे, न जनता के कोई वादे पूरा किया है। वो जानते हैं कि सरकार अब चल नहीं पाएगी। तो मैं भी ये कहता हूं कि समाजवादी की तरफ से भी लगातार हमारे सुप्रीमो ने भी इस बात को कहा है, माननीय नेताजी ने कहा है कि चुनाव अक्टूबर नवंबर में निश्चित रूप से 2013 में हो जाए। वो उनको ये लगने लगा है कि समाजवादी को जो भी जनहित में उन्होंने बात रखी उसको हमने नहीं माना है, तो उनका अब दिल घबराया हुआ है। तो आने वाला चुनाव है, ये असली चुनाव है, क्योंकि दिल्ली सब कुछ है। राज्य सरकार है तो ऐसे है जैसे आपका पटवारी और दिल्ली की सरकार ऐसे जैसे कलेक्टर। प्यार केवल ये किया कि 70 आईपी रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है। पहले कर्जा थोड़ा थोड़ा माफ किया, विस्तार हो गया और बहुमत ले गए। इसी तरह सब कुछ काम करेंगे। ये इतने चालाक है, इतने धोखेबाज है ये पार्टी के समय पर लोगों को ठगते हैं तो आप लोग हमें चले जाते। और अब सुनिए उन राजनीतिक बयानों को जो प्रधानमंत्री के बयान के बाद से लगातार सामने आ रहे हैं। इस समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से क्या लेना देना है। रिफॉर्म तो हमारी एक पॉलिसी डिसीजन है। पीएम ने कहा है कि रिफॉर्म होंगे क्योंकि रिफॉर्म से ही आर्थिक विकास होता है। बाकी समाजवादी पार्टी कोई पार्टी अपना जो कहना चाहे कहे। प्रधानमंत्री और सरकार अटल है कि हमारा जो आर्थिक नीति है उसको हम
क्रियान्वित करेंगे। देश को प्रगति के पथ पे ले जाना है, आर्थिक विकास के पथ पे ले जाना है और किसी की तरह की भी राजनीति उसके आड़े नहीं आएगी। वो उनके ऊपर मनाही थोड़ी है, वो जो चाहें, जिसको चाहें समर्थन करें ना करें। तो समाजवादी पार्टी ने पहले भी कहा है कि वो इशू बेस्ड सपोर्ट देते हैं और वो उनके ऊपर है, उनकी नीतियों के ऊपर है, कहाँ समर्थन देंगे कहाँ नहीं देंगे। सरकार की हमेशा बातचीत चलती है सबसे, तो बातचीत चलती रहेगी। देखिए, ये बात हम बहुत बार कह चुके। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री हैं। 2014 के चुनाव के बाद चुने हुए एमपी और कांग्रेस की लीडरशिप ये फैसला करेगी कि कौन प्रधानमंत्री होगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के तमाम नेतागण दिल की गहराइयों से चाहते हैं कि राहुल जी देश के प्रधानमंत्री हों, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं। उसमें इतना ही कह सकता हूं कि सरकार चाहे नवंबर में चले चाहे मार्च में चले, सरकार तो चल नहीं रही है। सरकार का ढांचा मौजूद है, सरकार है कहां। वैसे चुनाव आसन्न तो है ही, चाहे नवंबर में हो चाहे मार्च में हो, ज्यादा फर्क तो है नहीं। देखिए, दरअसल ये बीमार सरकार एक्सपायर इंजेक्शनों के सहारे अपने जिंदगी को बढ़ाना चाहती है। जो सरकार पूरी तरह से चौतरफा बीमारी से घिरी हुई है, वो हर दिन और हर महीने एक एक्सपायर इंजेक्शन लगाती है और अपनी जिंदगी को जो है उधार में आगे लेकर बढ़ाती है। मुझे लगता है कि ये सारी कवायद और ये सारी कोशिशें नाकाफी भी हैं और बेकार भी हैं, क्योंकि जिस तरह से ये सौदे का समर्थन और कहीं ना कहीं जो है वो गुरूर का गठबंधन, ये सरकार जो है वो सौदे के समर्थन से और गुरूर के गठबंधन पर आधारित रही है और वो गुरूर टूटता नजर आ रहा है। ये सरकार अपनी आखिरी सांसें ले रही है। स्थिरता का वातावरण है और प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के साथ ये बात और साबित होती है। सही बात तो ये है कि इस राजनीतिक अस्थिरता के चलते हुए देश की अर्थव्यवस्था और अन्य क्षेत्रों में देश को बहुत नुकसान हो रहा है और सबको लगता है कि इस राजनीतिक अस्थिरता के चलते मध्यावधि चुनाव कभी भी हो सकते हैं और इसलिए देश में प्रशासन जो है वो भी स्टैंड स्टिल पे है और उसका देश को नुकसान हो रहा है। इसी के साथ फिलहाल रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बहुत जल्द होते हैं हाजिर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदा सच का साथ निभाया है, झूठे वादे नहीं किए, नहीं जनता को बहकाया है, बिन वादा किए बिजली बिलों को करके माफ दिखाया, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है। किसानों की पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री ने दूसरे नेताओं की तरह कोरे आश्वासन नहीं दिए, बल्कि किसानों की टीस का एहसास करते हुए प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के 1600 करोड़ रुपए के बकाया बिजली के बिलों की माफी करके एक मजबूत कदम उठाया है और देश में ये अपने किस्म की पहली मिसाल है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी, किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया, 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया, 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान
ज्ञान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का एसकी, जेड और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। वर्तमान सरकार का संकट देखकर और सपा की साजिश को देखकर इस वक्त तमाम जो राजनीतिक दल हैं बहुत सक्रिय हैं इसी बात को लेकर कि आखिरकार अब सरकार का क्या होगा, कैसे होगा, 2014 से पहले चुनाव होंगे या 2014 के बाद राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता आसिफ इकबाल ने खास बातचीत की एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान से। यादव कह रहे हैं कि अब चुनाव का वक्त है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें कोई खतरा नहीं है, हम अपना पूरा टेन्योर पूरा करेंगे। इसी मसले पर बात करने के लिए प्रधानमंत्री और मुलायम सिंह यादव के सबसे खास रहे एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान जी के साथ हैं। हम इन्हीं से पूछ लेते हैं कि पूरा माजरा क्या है। मुलायम सिंह यादव धमकी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कुछ भी नहीं। क्या लगता है आपको कि क्योंकि आपने बहुत नजदीक से दोनों लोगों को देखा है, दोनों लोगों के काम करने के स्टाइल को देखा है, क्या नहीं, प्रधानमंत्री बहुत कम बोलते हैं और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं उसमें ज्यादा दम है। आपको लगता है कि किसी भी चुनाव की राहत, किसी भी तीसरे मोर्चे, किसी भी दावे की अभी कोई असलियत? कुछ नहीं, कुछ कोई गंभीरता से ले नहीं रहा है। जो यूपीए गवर्नमेंट है या यूपीए के जो लीडर्स हैं या खासकर के कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, वो मुलायम सिंह यादव क्या कर रहे हैं उसको गंभीरता से वो ले ही नहीं रही है पार्टी, इसलिए वो अपना बोलते जा रहे हैं। हम ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब तीसरे मोर्चे की बात थी, तीसरा मोर्चा सतही तौर पे दिखाई दे रहा था, उस वक्त आप पार्टी के लीडर थे लोकसभा में, तो क्या लगता है कि उन सब चीजों के लिए पहले अपने आप को मजबूत रखना? नहीं, उस समय टॉल लीडर्स थे, उस समय बीपी सिंह जैसे लोग थे जो सर्वमान्य लीडर के रूप में निकल करके आए थे, या देवे गौड़ा जी मान लेते हैं कि देवे गौड़ा जी का बनाया गया था, बीजू पटनायक थे, ये सारे के सारे क्या कहते हैं कि लोग थे। और उस समय में आपस में जितने भी पार्टियां, जैसे मुलायम सिंह यादव हो या मानते हैं कि लालू यादव हो या शरद यादव हो, रामविलास पासवान हो, नीतीश कुमार हो, हम सब लोग एक ही साथ में थे। ये सारी की सारी एक साथ ताकत थी, तब थर्ड फ्रंट का वजूद होता था। ये तो आज मुलायम सिंह यादव क्या कहते हैं कि एक तरफ में है तो मायावती दूसरे तरफ में है, उधर क्या कहते हैं कि नीतीश कुमार एक तरफ में है तो लालू यादव दूसरे तरफ में है, एक तरफ में हम हैं, दूसरे तरफ में शरद यादव हैं, डीएमके है, ये डीएमके है, ममता बनर्जी है, उधर लेफ्ट है, तो कहाँ थर्ड फ्रंट कहाँ है? अलग अलग लीडर्स हैं और अलग अलग जो लीडर्स हैं वो इतने महत्वाकांक्षी हैं कि यदि 271 सीट आ भी जाए तो सर फुरवल हो जाएगा। कौन किसको मानने को तैयार है? मुलायम सिंह यादव को मान लेगा सब क्या, या मुलायम सिंह यादव किसी दूसरे को मान लेंगे क्या? तो ये सब तो ऐसे ही घूम के कह रहे हैं कि अब हमको आशीर्वाद दो, अब हमको आगे बढ़ाओ। क्या उनको अपने वोटर को ठीक ठाक रखना है, इंटैक्ट रखना है, तो उनको कहना भी चाहिए, कह भी रहे हैं। आप कांग्रेस के साथ बहुत पुराने रिश्ते में रहे हैं, आपने कांग्रेस को देखा है, क्या आपको लगता है क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि कहीं कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई न हो, क्या कांग्रेस ऐसे प्रेशर पॉलिटिक्स को बढ़ावा देती? हम उस संबंध में हमको कोई खास उसमें जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बोल रहे हैं मुलायम सिंह जी, तो उसमें गंभीरता कम नजर आती है। वो कभी कभी ऐसी भाषा बोलते हैं जिसमें लोगों को लगता है कि हो सकता है कि
कुछ दूसरा मामला हो, कभी लगता है कि सच्चाई हो, तो इसलिए उसमें कहना कुछ मुश्किल है। साफ है, पासवान साहब कह रहे हैं कि कहना बहुत मुश्किल है कि तमाम चीजें क्या होंगी, लेकिन एक बात इन्होंने इशारों में कह दिया है कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, खास करके उनके लिए जो ये सपना संजो रहे हैं कि दिल्ली उनके लिए नजदीक नजर आ रही है। कैमरामैन दीपक के साथ आशिफ इकबाल, चैनल 1 दिल्ली। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, कैश डिपॉजिट्स, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत कीजिए। यदि आपने अपने अग्रिम कर का भुगतान अभी तक नहीं किया है या अपनी आयकर विवरणी अभी तक दाखिल नहीं की है, तो 31 मार्च तक अवश्य कीजिए और देश की प्रगति